डर एक एहसास, भय एक अनुभव, हमारे मन की एक उपज जिसमें सच्चाई है या नहीं हम आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। क्या आपने कभी सोचा है जो भय आपके मन में उठने लगता है उसमें कोई सच्चाई भी है या वो सिर्फ एक जादू का हिस्सा है जो हमारे दिमाग में डाला गया है भ्रम के जरिए इस दुनिया को चलाने के लिए। हमारी ये दुनिया भी सच्चाई है या बस जादू का एक हिस्सा हम कभी अनुभव नहीं कर पाते, हम कभी सोच तक नहीं पाते। मैं इसे जादू ही मानता हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता आप इसे जादू मानते हैं या नहीं। मेरा नाम जगदीश है और मैं लंदन शहर में एक घड़ियों की दुकान पर काम करता हूं। शायद इससे ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस मुसीबत में हम फंस गए थे मुझे तो वो मुसीबत भी एक भ्रम ही लगने लगी है। एक जादूगर छोटी मोटी ट्रिक दिखाकर हमारी आंखों के सामने कुछ ऐसा करता है जिसे हम जादू कहते हैं, लेकिन वो सच नहीं होता। हम जो देख पा रहे थे उसे जादू भी नहीं कह सकते। क्या था वो? एक जादूगर जो सड़कें गायब कर रहा था, घर गायब कर रहा था और एक ऐसी दुनिया अजीब सी जहां जाकर हम वापिस तो आ गए थे लेकिन हमें पता नहीं था आखिर हमारा मुकाबला किससे हो रहा है। काला चोला पहने एक ऐसा आदमी जो जादू का इस्तेमाल कर रहा था। हम भी जादू का इस्तेमाल कर पा रहे थे। मैं और मिस्टर हेनरी हमारा साथ दे रहे थे एक पुराने जादूगर सेबेस्टियन, लेकिन उन्होंने हार मान ली। वो कह रहे थे जैसा जादू वो सामने वाला जादूगर दिखा पा रहा है हम तो उसके अंश तक भी नहीं पहुंच सकते। मुकाबला करने के लिए हमें भी कुछ ऐसा चाहिए जो उसके बराबर हो। इसीलिए हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा था, हिमालय की उसी गुफा में जाना जहां पर सबसे पहला महान जादूगर अपना जादू संजो कर रखे हुए था। कहते हैं वो मारा गया था लेकिन उसकी जादू की विद्या, उसकी वो जानकारी अब भी उस गुफा में मौजूद थी। सेबेस्टियन और मिस्टर हेनरी जो कभी दोस्त हुआ करते थे वो वहां गए थे, दोबारा जाना नहीं चाहते थे। हमारी इस दुनिया पर एक ऐसी मुसीबत आ गई थी कि दोनों को लग रहा था ये मुसीबत से शायद किसी और तरह से निपटा जा सके, लेकिन वो गुफा के अंदर जाकर एक ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा जो इससे ज्यादा बड़ी होगी। उन दोनों को मनाने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगा था। ईडनबर्ग से सीधा हम फ्लाइट लेकर भारत पहुंच चुके थे। वहां से सीधे हिमालय की गोद में उत्तराखंड से हमें एक ऐसा सफर करना था जो बहुत ज्यादा कठिन होने वाला था। इसके बारे में मिस्टर हेनरी ने हमें बताया था। सेबेस्टियन भी ये सफर पहले ही मिस्टर हेनरी के साथ कर चुके थे। शायद कुछ ऐसा देखा था उन्होंने जो वो बताना नहीं चाहते थे। मैं जानकारी चाहता था। अगर आप किसी जगह पर जा रहे हैं वहां की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोनों बताना नहीं चाहते थे। कारण क्या था? ऐसा वो क्या राज है जो वो मन में बनाए रखना चाहते थे? हिमालय की गोद में ऐसे इलाकों से गुजर रहे थे जहां पर इंसानों ने अब तक बस्तियां नहीं बनाई थी। धरती में बहुत कम जगह है जहां पर इंसान बस्तियां बिना बनाए रह नहीं पा रहे हैं। हिमालय में इतनी ठंडक होती है कि शायद वहां जिंदा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही कारण है कि वहां इंसानों का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था और वहीं पर हमें वो गुफा की खोज करनी थी। एक बड़ा पवित्र पहाड़ और उस पर बनी हुई एक बड़ी गुफा जहां आना जाना असंभव के समान हो। ऐसी जगह वो महान जादूगर ने अपनी गुफा बनाई थी। वो जादू को बाकियों से दूर रखना चाहता था। जब उसे ये बात का पता चला था कि इस जादू का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, हमारी ये सृष्टि
जादू के दम पर टिकी हुई है और उसने वो जादू की विद्या से एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया था जहां से आज भी जादूगर शिक्षा लेकर हल्के से जादू का इस्तेमाल करते हैं। वो जादू की विद्या पूरी तरह से पाना असंभव के समान है जो उस महान जादूगर ने पा ली थी। वो बड़ा बर्फ से ढका हुआ पहाड़ दूर से हमें नजर आने लगा था। वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हम किसी हेलीकॉप्टर का सहारा नहीं ले सकते थे, किसी जहाज का सहारा नहीं ले सकते थे, गाड़ियां, घोड़े, किसी भी चीज का सहारा लेकर उस पहाड़ तक पहुंचा नहीं जा सकता। और कहते हैं उस पहाड़ पर चढ़ने से पहले आपको जूते भी उतारने पड़ते हैं। पवित्र पहाड़ 1.5 दिनों तक हमें चलना पड़ा था। वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से बनी हुई वो संकरी जगह जहां कभी पानी बहा करता था, लेकिन इतनी ज्यादा ठंडक में पानी का बहना असंभव था। वो नदी थी जिसके ऊपर हम चल रहे थे, सारा का सारा पानी जमा हुआ था। ऊपर से चलते चलते कभी कभी हमारा पांव फिसलता। वहां ना तो हेनरी की जानकारी काम आ रही थी और ना ही हमारी सूझबूझ। सेबेस्टियन का जादू किसी किसी जगह काम करता, लेकिन एक खास जगह को पार करने के बाद जादू का इस्तेमाल भी हम नहीं कर पा रहे थे। सेबेस्टियन का यही कहना था, वो जादुई जगह जादू को सोखती है। वो जगह के अलावा कोई भी जादू का इस्तेमाल उसके आसपास नहीं कर सकता। हमें ध्यान देना होगा। उसका मुकाबला करने के लिए हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, मेरा जादू भी निष्फल हो जाएगा। वहां पर हमें मुकाबला करने के लिए सोच समझ का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही हम उस पहाड़ पर पहुंचे थे, नंगे पांव बर्फ पर चलना मौत को बुलाने के बराबर होता है। हम अपने कपड़े भी ज्यादा पहन नहीं सकते थे और पांवों को उस पर्वत पर रखते ही आपको एक झटका सा लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी पर्वत पर नहीं चढ़ रहे, सपाट मैदान पर चल रहे हैं। पहले आभास हुआ था जैसे उस पर्वत पर चढ़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल सपाट पर्वत, लेकिन नंगे पांव रखते ही बड़ी आसानी से उसके ऊपर चढ़ा जा सकता था। दूर से बर्फ से ढका हुआ वो पहाड़, हम यहां पर चलकर आए थे और एक पल के लिए मुझे भी लगा था वो जादूगर के हाथों हम मारे जाएं या ना जाएं, लेकिन ये ठंड के कारण तो हम मर ही सकते हैं। लेकिन इस पर्वत पर पैर रखते ही जैसे नमी का एहसास होने लगा। थोड़ी थोड़ी गर्मी भी शरीर को लगने लगी थी। शरीर पर जितने भी कपड़े धीरे धीरे हम उतारते जा रहे, बिल्कुल मैदानी इलाकों की तरह। सेबेस्टियन ने भी कहा था, जादू का आभास होना शुरू हो गया है। यहां पर ऐसा ही है, सब कुछ उल्टा लगने लगता है, कुछ भी सच नहीं लगता। इसे ही जादू कहा जाता है। हमारी ये दुनिया में जादू भी जैसे एक पिल्लर की तरह है। जैसे छत को संभालने के लिए कई पिल्लर लगाए जाते हैं ना, उसी तरह जादू भी वो पिल्लर है जो हमारी इस सृष्टि को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हम उस पहाड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने मिस्टर हेनरी से पूछा था, आप मुझे उस गुफा के अंदर की कोई भी जानकारी क्यों नहीं दे रहे? बार बार मैं पूछता जा रहा और मिस्टर हेनरी ने कहा था, अगर हमने तुम्हें उसके अंदर की कोई भी जानकारी बताई तो तुम सोचने लगोगे, और वहां पर जो पहले से पता होता है, जो जानकारी उससे जुड़ी हमारे दिमाग में होती है, वो भ्रम पैदा करती है। और अगर तुम्हारे दिमाग में भ्रम पैदा होने शुरू हो गए, हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। जगदीश, हम किसी छोटे मोटे सफर पर नहीं जा रहे। इससे ज्यादा भ्रमित, इससे ज्यादा भयानक सफर तुमने कभी नहीं किया होगा। यह सफर हो सकता है हमारी जिंदगी का आखिरी सफर हो, इसीलिए मैं मना कर रहा था। अंदर क्या होता है और क्या हो सकता है, मैं वो भी बता नहीं सकता। धीरे धीरे तुम भी समझ ही जाओगे। हम उस पर्वत के बिल्कुल आधे हिस्से तक पहुंच गए थे, जहां तक पहुंचना देखने में असंभव था। आप किसी सपाट पर्वत पर नंगे पांव ऊपर तक कैसे चढ़ सकते हैं, बिना हाथ में किसी हथियार या औजार को लिए? बड़े आराम से। वो फिसलन वाली बर्फ थी, लेकिन हमारे पैरों को पकड़कर ऊपर की तरफ खींचना शुरू हो जाती, जैसे गुरुत्वाकर्षण भी यहां आकर विफल हो रहा था। हम एक ऐसे बड़े से खड्डे की तरफ बढ़ रहे थे जिसमें बहुत ज्यादा अंधेरा था।
एक तरफ से सूरज की किरणें इस पर्वत पर पड़ रही थी और जो बर्फ थी इस पर गिरी हुई वो ऐसे चमक रही थी जैसे सफेद नमक रोशनी छोड़ रहा हो। वो गुफा, वो बड़ा सा छेद, वो जैसे ये सारी की सारी रोशनी को सोखता जा रहा था। अंदर छत तो होगी ना, पत्थर तो होगा ना, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और ये छेद दूर से नजर नहीं आया था, दूर से यहां बर्फ नजर आ रही। आप उस छेद, वो गुफा के करीब जाकर ही उस गुफा का आभास पा सकते हैं। जैसे ही हम उस गुफा के करीब पहुंचते गए मुझे लगने लगा था ये अंधेर गुफा है, हम इसके अंदर गए शायद बाहर ना निकल पाए। सेबेस्टियन ने भी रुकने के लिए कहा था, हेनरी ने भी रुकने के लिए कहा। खाने पीने का सामान हमारे पास था, मैं जल्दी से उस गुफा के अंदर जाना चाहता था। मिस्टर हेनरी और सेबेस्टियन ने कहा, जो खाना लेकर आए हो खा लो, इसके बाद यहां अंदर खाना तक नसीब नहीं होगा। तुम जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारी चीज कौन सी है और सामने वाली चीज कौन सी। मिट्टी चबाते रह जाओगे खाना समझकर और तुम्हें मौत भी मिल सकती है। पेट भरकर खाना खाओ ताकि लंबे समय तक खाना खाने की जरूरत ना पड़े। जो पानी लेकर आए हो वो पानी जल्दी से पी लो। मैंने कहा, मैं पानी तो लेकर आया था, लेकिन वो पानी भी जैसे जम चुका है। बोतल का ढक्कन खुला रह गया, इसीलिए पानी जम गया, ये देखिए। तभी सेबेस्टियन ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सच को पहचानने की कोशिश करो, वो बर्फ नहीं है, वो पानी है। अगर तुम मानोगे वो पानी है तो तुम पानी की तरह उसे पी सकते हो। अगर तुम सोचते रह गए ठंड के कारण वो बर्फ बन गई है तो तुम्हें बर्फ ही मिलेगी। मैं बोतल के अंदर वो जमी हुई बर्फ को देखता जा रहा। मेरे हाथ सन्न पड़ चुके थे, ज्यादा गर्म नहीं थे, लेकिन बोतल के अंदर मुझे पिघलती हुई बर्फ नजर आई। यहां ठीक ठाक गर्मी थी, लेकिन ठंडक का आभास भी तो था। इतनी जल्दी बर्फ पिघल कैसे रही थी समझ नहीं पा रहा। जैसे जो मैं सोच रहा था वैसा हो रहा। थोड़ी देर बाद वो बर्फ दोबारा जम गई। जब मुझे लगने लगा ये सब जादू है, लेकिन फिर मैं मानने लगा ये जादू नहीं है, मुझे पानी पीना है, प्यास बहुत ज्यादा लगी है, मैं प्यास से मर सकता हूं। वो बोतल के अंदर बर्फ एक झटके में पानी बन गई। मैं पूरी बोतल का पानी पी चुका था। सभी ने पानी पिया, खाना खाया और उसके बाद तैयारी थी उस गुफा के अंदर जाने की। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जैसे ही उस गुफा के अंदर गए, अंधेर गुफा, कोई रोशनी नहीं, सामान हमें पीछे छोड़कर आना था। कपड़े भी सिर्फ सूती ही पहन सकते थे, हल्के कपड़े जिसमें ठंडी ठंडी हवा हमारे शरीर को चीर रही थी। लेकिन धीरे धीरे वो ठंडी हवा गर्म हवा में बदलने लगी। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा, एक तरफ से रोशनी नजर आना शुरू हो गई थी। हम उसी तरफ बढ़ते गए। वहां आवाजें आ रही थी, जैसे समंदर की आवाजें, लहरों की आवाजें। जब हम उस गुफा के दूसरी तरफ से निकले, सामने समंदर नजर आया, अनंत समंदर, दूर दूर तक और कुछ नहीं। और पीछे एक बड़ा सा पहाड़ जिसके छेद से जैसे हम निकले थे। ये सोच से परे था। आखिर एक पर्वत में एक समंदर कहां से आ गया? मैंने ये सवाल मिस्टर हेनरी से भी पूछा था और सेबेस्टियन से भी पूछा। दोनों ने जवाब दिया था, हम उस पर्वत के अंदर आ चुके हैं। यहां तुम्हें जो भी नजर आएगा वो जादू है। समझ लो जादू की दुनिया या जादू का स्रोत। हमारी धरती पर जो जादू है उसके नियम यहीं से चलाए जाते हैं, सब कुछ यहीं से चलाया जाता है। इसीलिए अपने मन पर नियंत्रण रखना। वो सामने देखो, वो काफी दूरी पर एक हल्की सी चीज तुम्हें समंदर में नजर आ रही है। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, सच में कुछ नजर आ रहा था, लेकिन मैं जान नहीं पा रहा था आखिर समंदर के बीच वो छोटी सी चीज क्या है। क्या कोई बड़ी सी शिप है, कोई जहाज है या बड़ा सा पत्थर है? उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये कहा हमें उस तरफ जाना होगा। और देखो समंदर की लहरें हमारी तरफ क्या बहाकर लेकर आ रही हैं। एक छोटी सी कश्ती, 3 चप्पू, बहती बहती वो कश्ती बिल्कुल हमारे पांवों के पास आ गई थी। वो लहरें जैसे मेरे पांवों को छूकर पीछे की तरफ चली जाती। हम तीनों के साथ ऐसा हो रहा था। वो कश्ती, एक छोटी सी कश्ती और हल्की हल्की वो लहरें, उसे देखकर मैं अपने डर पर भी काबू नहीं कर पा रहा था। समंदर से मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगता है। कभी कभी लगता है कि यह समंदर मुझे डुबा देगा और इससे मैं बच भी नहीं पाऊंगा।
मुझे तैरना भी नहीं आता। लेकिन मिस्टर हेनरी ने कहा था, यहां से पीछे जाने का रास्ता नहीं है, आगे जाने का रास्ता है। जादुई दुनिया के उस कमरे तक हमें पहुंचना है जहां से इसकी शुरुआत हुई है। चलो कश्ती में बैठो, हमें सामने वाले उस घर तक जाना है। उनकी जबान से वो घर शब्द आया था, यानी वो दूर जो मुझे बड़ा सा पत्थर, बड़ा सा जहाज लग रहा है, वो एक घर है जो समंदर के बिल्कुल बीच बना हुआ है। हम तीनों उस नाव पर बैठ गए। उसके चप्पू को चलाने के लिए जैसे ही मैंने चप्पू को हाथ लगाया, बड़ी सी लहर ने जैसे उस नाव को पीछे धकेल दिया। तब हेनरी ने मुझे कहा, किसी चप्पू को हाथ मत लगाना, ये समंदर की लहरें हमें खुद ब खुद उस घर के पास लेकर जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, अपने मन में किसी भी तरह का कोई ख्याल मत लाना, मन को शांत रखना और ये लहरें खुद ब खुद हमें घर के करीब लेकर जाती रहेंगी। मैं चुपचाप उस कश्ती पर अब बैठ गया था, किसी चप्पू को हाथ नहीं लगाया। तीनों ऐसा लग रहा था जैसे एक उम्मीद में उस नाव पर बैठे हैं कि वो लहरें खुद ब खुद लेकर जाएंगी, लेकिन वो लहरें तो पीछे की तरफ धकेल रही थी। अचानक एक बड़ी सी लहर आई। मैं घबराया, लेकिन वो लहर अपने आप जैसे जब पीछे की तरफ हटी, हमारी नाव को भी समंदर के बीच में खींचना शुरू कर दिया था। हो क्या रहा था? क्या ये जादू ही है या बस साधारण सी दुनिया जहां साधारण नियम चल रहे हैं? लेकिन सेबेस्टियन और मिस्टर हेनरी इतना ज्यादा घबराए हुए, उनके चेहरे पर पसीना आ रहा था। यहां इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी कि पसीना आए, लेकिन वो दोनों घबराहट के मारे पसीने से तरबतर हो चुके थे। अब वो घर सामने नजर आने लगा था। लहरें बिल्कुल शांत थी। मेरे मन में खुशी होने लगी, शायद हम करीब हैं। वो घर, वहां पर वो जादू की विद्या की सारी जानकारी होगी। लेकिन मुझे क्या पता था आगे क्या क्या देखना पड़ सकता है। लहरें अपने आप ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई। मिस्टर हेनरी और सेबेस्टियन को मैंने घबराते हुए देखा। वो दोनों मेरी तरफ देख रहे थे। लहरें ऊंची ऊंची उठती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने वाला हो। धीरे धीरे ऊपर बादल आने लगे थे। घर अभी दूर था, लेकिन उन बादलों के अंदर से कड़कती हुई बिजली जो समंदर पर पड़ रही थी, डराने वाली थी। यहाँ अपने आप लहरें ऊंची और हमारी यह कश्ती भी बहुत ऊंची, फिर एकदम से नीचे गिरती। बड़ी बड़ी लहरें बहुत ऊंची ऊंची, जैसे बादलों के करीब एक पल के लिए हम पहुंच जाते। अचानक वो लहरें अलग अलग जैसे पैटर्न से बनाने लगी थी। कभी सामने से वो जो लहर थी पीछे की तरफ आती, कभी दाईं तरफ से, कभी बाईं तरफ से। कश्ती बार बार हमारी दिशा बदल रही थी और गोल गोल घूमती वो कश्ती भी किसी खौफ से कम नहीं थी। पानी के नीचे से तैरती हुई जलपरियां नजर आने लगी। मिस्टर हेनरी और सेबेस्टियन खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो जलपरियां देखने में बड़ी ज्यादा खूबसूरत थी, और मुझे पता है जो चीज जितनी खूबसूरत होती है उतनी खतरनाक भी होती है। वो जलपरियां उस नाव को छू कर जा रही, जैसे धक्के दे रही। एक लहरें, एक तरफ से हवाएं और एक तरफ से वो जलपरियां इस नाव को डुबाने के लिए सब जैसे कोशिश कर रहे थे। एक जलपरी तो नाव के बिल्कुल आगे ही आ गई, जैसे अपना मुंह बाहर निकाल कर कहने लगी, नाव का चालक कौन है? आ जाओ आगे, नाव का चालक चप्पू मार सकता है, आ जाओ आगे। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने मिस्टर हेनरी से पूछा, नाव के चालक आप बनिए, चलिए आगे, चप्पू मारिए। मिस्टर हेनरी ने कहा, समंदर चुनाव करता है, आखिर नाव का चालक कौन बनेगा इसका चुनाव हम नहीं कर सकते, लेकिन जो चालक बनेगा उसकी जो भावनाएं होंगी, लहरें उसके हिसाब से चलेंगी। हम तीनों में से किसको चालक चुना गया है? आगे आओ, एक एक करके आगे आओ, लहरें अपने आप बता देंगी। जैसे ही मिस्टर हेनरी थोड़ा आगे की तरफ हुए, जैसे हमारी इस नाव के चारों तरफ बिजली कड़की। ऐसा लगा था एक बार तो बिजली इस नाव पर भी गिर ही जाएगी। तभी मिस्टर हेनरी पीछे आ गए और कहने लगे, नहीं नहीं, अगर मैंने इस नाव को चलाने की कोशिश की हम तीनों मारे जाएंगे। सेबेस्टियन आगे आओ। काश सेबेस्टियन तुम्हें चुना गया हो, तुम इसे संभाल सकते हो। मैं नहीं चाहता कि जगदीश इस नाव का चालक बने। लेकिन जैसे ही सेबेस्टियन आगे बढ़ने लगे, हमारी नाव की एक तरफ उस जल परी ने जैसे काटना शुरू कर दिया था। नाखून लेकर सेबेस्टियन को पकड़ना चाहती थी। सेबेस्टियन तभी पीछे हो गया। सेबेस्टियन, मिस्टर हेनरी,
दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे घबरा कर, और फिर मेरी तरफ उन्होंने इशारा किया। जगदीश, तुम्हें आगे जाना होगा। आगे जाओ जगदीश, आगे जाओ। अब हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। उस घर की तरफ नाव को लेकर चलो। मैंने कहा, मैं कैसे लेकर चलूं? इतनी तेज हवाएं, इतनी बड़ी बड़ी लहरें, मैं चप्पू चलाकर भी उस तरफ कैसे जा सकता हूं? खतरा तो हर तरफ भरा पड़ा है, हम किसी जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तभी सेबेस्टियन कहने लगे थे, हम जादू की दुनिया में आकर जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम जो भी करेंगे हमें हराया जाएगा, इसीलिए ईमानदारी से हमें जैसा कहा जाता है हमें वैसा करना होगा। जगदीश, आगे आ जाओ, नाव के चालक बनो। मैं आगे नाव के पास आकर बैठ गया। चप्पू मारने की कोशिश कर रहा, लेकिन बिजली तो नहीं कड़की। लहरें ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई और उन लहरों के बीच हम जैसे फंस चुके थे। बवंडर बनने लगा था बवंडर, और मेरी तो चीखें निकल गई। पीछे से हेनरी कह रहे, भावनाओं पर काबू करो, तुम जितना ज़्यादा डरते जाओगे ये लहरें डराती जाएंगी और ज़्यादा लहरें उठती जाएंगी। जिस जिस चीज़ से तुम डरते हो वो चीज़ तुम्हें डराने की कोशिश करेगी। जगदीश, काबू पाओ, काबू पाओ जगदीश, अपनी भावनाओं पर काबू पाओ। मैं पानी से डरता था, मुझे तैरना नहीं आता था, और इतनी ऊंची ऊंची लहरें मुझे आभास दिला रही थी मुझे खींच कर ले जाएंगी, और समंदर में बिना नाव के मैं तैर तक नहीं पाऊंगा। शायद मेरी मौत निश्चित है। ये भावनाएं मेरे दिमाग में आ रही, और वो लहरों ने जो बवंडर बनाया, जैसे हवाएं इतनी तेज थी कि आसमान से वो बवंडर नीचे की तरफ आया और पानी में भंवर बनने लगा। भंवर और बवंडर शायद ही किसी ने देखा होगा, हमारी आंखों के सामने वही था। वो घर तो बहुत दूर चला गया था। हम उस भंवर के बीच में खिंचते जा रहे, गोल गोल भंवर, और मेरी चीखें निकल रही। दोनों कह रहे, तुम्हारी भावनाएं तुम्हें बवंडर बनाकर अंदर खींच रही हैं और भंवर तुम्हें निगलने की कोशिश कर रहा है। जगदीश, कोशिश करो जगदीश, वो अच्छी बातों को याद करो, तुम्हारे साथ घटी अच्छी बातों को याद करो। समंदर से जुड़ी कुछ न कुछ ऐसी घटना होगी, कुछ न कुछ ऐसे आभास होंगे जो अच्छे होंगे। डरावनी चीजें मत सोचो, अच्छी चीजें सोचो। मैं समंदर के किनारे या समंदर के पास जब भी गया था, मेरे साथ बुरी घटनाएं ही हुई थी। गिर जाना, मुंह में पानी चला जाना। मैं वो घटनाओं के बारे में सोचता जा रहा, और वो बवंडर, वो भंवर खींचने के करीब ही था। अचानक मेरे मन में वो ख्याल आया जो समंदर से जुड़ा हुआ तो था, लेकिन एक अच्छी बात थी, वो एक अच्छा अनुभव। मेरी माँ मेरे लिए एक पोस्ट कार्ड लेकर आई थी, जिसमें एक तरफ बड़े बड़े पहाड़ बने हुए थे, एक तरफ समंदर। मेरी माँ कहा करती थी, किसी समय हम यहाँ घूमकर आएंगे, पहाड़ों के बीच हम बैठे होंगे, नीचे समंदर की लहरें आ रही होंगी। तुम्हें पता है, जब हम ऊंचाई पर होते हैं समंदर भी हमें छू नहीं पाता, वो कोशिश करता है लहरें बनाकर ऊपर उठने की, लेकिन हम पहाड़ पर बैठे हुए उस समंदर को हराने की वो भाव सोच रहे होते हैं। समंदर चाहे जितना भी गहरा हो, जितना भी विशाल क्यों ना हो, पर्वतों को वो हरा नहीं सकता। पर्वत उसके सीने को चीर कर अपने हिस्से को उजागर कर ही देते हैं। वो बातें जैसे जैसे मैं सोचता गया, वो हिस्से के बारे में सोचने लगा। कहाँ होगा दुनिया में वो हिस्सा, कहाँ होगा जहाँ एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ समंदर है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, जिस गुफा से हम बाहर की तरफ आए थे, एक तरफ पहाड़ थे, दूसरी तरफ समंदर। बिल्कुल ऐसा ही तो पोस्ट कार्ड था। मुझे ये पराई दुनिया नहीं लग रही, मुझे अपनी दुनिया लग रही। माँ की वो यादें जैसे जैसे मेरे दिमाग में आती गई, जैसे मेरी भावनाएं वो लहरों को चीर रहीं। बादल तो छट चुके थे, और बादल नहीं तो बवंडर नहीं। भंवर कैसे बनता जब वो लहरों का पानी वो भंवर के बीच जाता गया। भंवर अपने आप जैसे बंद हो चुका था। वह जलपरियां छोटी छोटी मछलियों में बदल गई थी, और छोटी छोटी मछलियां कुछ नहीं कर पा रही। लहरें इतनी शांत थी कि मैं चप्पू चलाकर वो घर के करीब पहुंच गया। हल्का सा चप्पू मैं चलाता तो वो नाव बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगती। जैसे ही हम उस घर में पहुंचे, मुझे लगा था इस घर में हमें वो जानकारी मिलेगी, लेकिन सेबेस्टियन ने कहा, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या दिखता है, इसीलिए हम तुम्हें कुछ नहीं बता रहे थे। हो सकता है तुम्हारी भावनाएं तुम पर हावी हो जाएं और हमारे लिए भी खतरा बने।
मान लो आगे जो भी आएगा तुम्हें कुछ नहीं पता है, हम कुछ बताने वाले नहीं, हमें नया अनुभव करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वहां घर के अंदर हमें जाना था, लेकिन बाहर इतनी खूबसूरती देख मेरा मन जैसे यहीं रहने को हो रहा। खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ वो घर, चारों तरफ वो फूल की बेलें लगी हुई थी जो कि उस घर को ऊपर तक घेरे हुए, गुलदस्ते चारों तरफ जैसे बिखरे हुए, वो बड़े बड़े फूल जो हवा के कारण थोड़ा थोड़ा हिल रहे और उनसे निकलने वाली खुशबू जो मेरे नाक तक पहुंच रही और ऐसा आनंद दे रही जैसे बचपन की यादें मेरी आंखों के सामने घूम रही हों। ऐसे ही खूबसूरत घर को हर कोई चाहता है। समंदर में बना हुआ वो घर जहां आपको कोई परेशान भी ना करे, आपका कोई साथी, कोई आपका परिवार का सदस्य जो आपके करीब यहाँ पर बैठे हुए आपके सर पर हाथ रखे हुए आपको प्यार दे रहा हो और आप लहरों को देख रहे हो। खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ था और आसपास ऐसा लग रहा जैसे खूबसूरती बिखर कर एक छोटे से हिस्से में पकड़कर किसी ने यहीं पर बांध दी हो। लेकिन अब घर के अंदर जाने का समय था। हम तीनों वो दरवाजा खोलकर खूबसूरत से घर के अंदर गए। अंदर से की गई नक्काशी, ऐसा लग रहा था इससे खूबसूरत घर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। लेकिन सेबेस्टियन मेरी आंखों को पहचान गया और वो कहने लगे थे कि ये घर भ्रम है, भ्रम पर ज्यादा विश्वास मत करो। असली दुनिया और नकली दुनिया में यही फर्क होता है, जो बहुत ज्यादा अच्छा लगे वो असली नहीं होता। कुछ ना कुछ कमी सच्ची चीज में जरूर होती है, लेकिन भ्रम वाली झूठी चीजें उसमें कोई कमी नहीं होती क्योंकि वो जादू से बनाई गई होती हैं। उस घर के बिल्कुल बीच में एक खड्डा था, एक बड़ा सा छेद, जैसे बिल्कुल नीचे की तरफ एक कुआं बनाया गया हो। उस कुएं के पास जाकर मैं नीचे की तरफ झांकने लगा था। उस कुएं का कोई अंत नहीं लग रहा, लेकिन मैं उससे थोड़ा दूर हो गया। तभी मैं हेनरी की तरफ देखकर कहने लगा, ऐसा लग रहा था जैसे कुआं खींच रहा हो, ऐसा महसूस हुआ मुझे। हेनरी ने सेबेस्टियन की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा, लेकिन जवाब कोई नहीं दिया। फिर मैं कहने लगा, वो जादू की किताबें होंगी ना यहाँ पर, जादू की विद्या, जादू की चीजें कहाँ पर हैं, किस कमरे में हैं? घर तो बहुत ज्यादा बड़ा है। सेबेस्टियन तब मुझे कहने लगे, ये घर में कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल बहुत दूर है, हमें उसी खड्डे में जाना है। ये कुआं सा है ना, ये हमें और आगे लेकर जाएगा। मैं उस कुएं को देखकर हैरान हो गया। समंदर के बीच बना हुआ वो घर और उसमें एक कुआं, अगर आप उसमें जाएंगे तो आप तो डूबेंगे ना। समंदर के बीच नीचे समंदर ही होगा, एक गलती और मौत। आवाज तो जरा भी नहीं आ रही थी। ये मिट्टी तैर रही होगी ना समंदर के ऊपर, हम इसके नीचे कैसे जा सकते हैं? यहां तो बहुत ज्यादा खतरा होगा ना। सेबेस्टियन ने कहा, डर पर काबू रखो, अभी और भी बहुत डरावनी चीजें आनी बाकी हैं। डर पर काबू रखो और चलो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, हमें इस कुएं में जाना है। मेरा मन बैठा बैठा जा रहा था। आज ऐसा लग रहा था जिस जिस चीज से मैं डरता हूं वो चीज सामने आ रही है। हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। वो खड्डे वो कुएं के बिल्कुल कोने पर थे। मैं जैसे उसमें छलांग लगाना चाहता था और मिस्टर हेनरी ने मुझे रोकते हुए कहा, छलांग नहीं लगानी है, मान लो धीरे धीरे चलकर इस कुएं के अंदर की तरफ जाना है। मैंने कहा, अंदर की तरफ जाना है? कुआं नीचे की तरफ है, अंदर अपने आप चले जाएंगे, छलांग लगाएंगे तो नीचे ही गिनेंगे ना। मिस्टर हेनरी थोड़ा सा मुस्कुराए थे। पहली बार बहुत समय बाद उन्हें मुस्कुराते हुए देखा था, लेकिन उनकी बात बिल्कुल सच थी। वो कुएं के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण था वो अलग तरह से काम कर रहा था। हमने जैसे ही पैर बीच में रखा, मेरा पैर जैसे बिल्कुल हल्का सा हो गया। ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं उसमें गिर जाऊंगा, जैसे मैं हवा में थोड़ा थोड़ा उड़ रहा था। दूसरा पैर भी जैसे ही मैंने उस जमीन से उठाकर बीच में किया, हम उसके बीच हल्के हल्के तौर पर चल पा रहे थे। गुरुत्वाकर्षण ही बदल गया और अंधेरी से गुफा हम उसके बीच लहराते हुए जा रहे। शून्य गुरुत्वाकर्षण, शून्य, जैसे अंतरिक्ष में तैरते हुए हमें अंतरिक्ष यात्री फिल्मों में नजर आते हैं, ऐसा आभास था। मैं दीवारों को छूने की कोशिश कर रहा, लेकिन धीरे धीरे सामने से रोशनी नजर आई। क्या समंदर के नीचे से ये रोशनी नजर आ रही होगी? लेकिन जैसे ही हम उस रोशनी के करीब पहुंचे, एक गोल गुफा थी,
चारों तरफ लगे हुए वो अलग तरह के नक्षत्र, रत्न, ऐसा लग रहा था क्रिस्टल बड़े बड़े अलग अलग रंग के लेकिन बहुत ज्यादा चमकदार और रोशनी छोड़ रहे थे वो, और चारों तरफ वो लगे हुए। अलग सा आभास था लेकिन उनके करीब से नहीं निकलना था, वो तेज धार भी थे। हम तीनों उस गुफा में लहराते लहराते जा रहे, लेकिन तभी एक तरफ के एक क्रिस्टल को जैसे हवा में उड़ते हुए देखा। वो एक खास जगह से निकलकर तैरने लगा था, लेकिन जहां से वो निकला था वहां मैंने दो आंखें देखी, पहचानी पहचानी सी वो दो आंखें, मेरी मां की आंखें। मुझे मेरी मां का चेहरा नजर आया था। मां को देखते ही जैसे एक क्रिस्टल को पकड़कर मैं वहां रुक गया। मिस्टर हेनरी पीछे से कह रहे, जगदीश रुको मत, क्या कर रहे हो? यहां रुकना नहीं है। अगर तुम हल्का सा एक तरफ धक्का दोगे यहां से निकल सकते हो, जल्दी निकलो, वरना हो सकता है यहां कुछ गड़बड़ हो जाए। मैंने मिस्टर हेनरी को कहा, ये मेरी मां की आंखें हैं, मुझे मेरी मां का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। एकदम से वहां से एक और क्रिस्टल निकला। वो सिर्फ मेरी मां की आंखें नहीं थी, वो मेरी मां का पूरा चेहरा। पलकें झपकी थी, मां की उन आंखों ने पलकें झपकी थी और मुझे अपनी मां को देखकर बहुत ज्यादा खुशी मिल रही। पीछे से सेबेस्टियन ने कहा था, हम जादू की दुनिया में हैं, यहां सब कुछ हमें जादू जैसा लगेगा, लेकिन वो सच नहीं है। मैंने कहा, मैं सच मानना भी नहीं चाहता, लेकिन कुछ पल के लिए यहां रुककर अपनी मां को निहारना चाहता हूं। मेरी मां की मौत के बाद मुझे मां को देखने का जैसे कभी अवसर नहीं मिला। बहुत कम तस्वीरें हैं मेरे पास, लेकिन वो भी चोरी हो गई थी। मैं अपनी मां को बस देखना चाहता हूं कुछ पलों के लिए। मिस्टर हेनरी भी मुझे चेतावनी दे रहे थे, सेबेस्टियन भी मुझे चेतावनी दे रहे, लेकिन अपनी मां की आंखों को मैं घूरता जा रहा। अचानक कई और क्रिस्टल वहां से निकले। मेरी मां का शरीर था और वहां एक जगह से मेरी मां ने जैसे अपनी बाजू बाहर की तरफ निकाली और मुझे कहा, चलो जगदीश चलो, ये दुनिया जादू की दुनिया नहीं है। जादू एक पिलर की तरह है, एक स्तंभ की तरह इस दुनिया को संभाले हुए, और जादू से कुछ भी किया जा सकता है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूं, मैं जिंदा हूं, तुम मेरे साथ रह सकते हो हमेशा के लिए। चलो जगदीश चलो। मेरी मां का हाथ आगे की तरफ निकला हुआ था और मैं मना कैसे कर सकता था। मेरी मां जो मुझसे बहुत दूर चली गई थी, मुझे छोड़कर मुझसे बहुत दूर चली गई थी, वो मुझे हाथ दे रही थी। जैसे मेरा मन अपने आप खिंचने लगा, मेरा हाथ अपने आप ऊपर की तरफ उठने लगा। मुझे सेबेस्टियन और मिस्टर हेनरी ने पकड़ लिया और पीछे खींचने लगे। मैं उन्हें कह रहा, कुछ पलों की बात है, बस कुछ पलों की, छोड़ दीजिए मुझे मेरी मां से बात करनी है। लेकिन मिस्टर हेनरी मुझे खींचते हुए, जगदीश नहीं, तुम अपनी मां से बात नहीं कर रहे। ये जादुई दुनिया की कोई शक्ति है जिससे तुम बात कर रहे हो। वो तुम्हें हमेशा के लिए वो गुफा के इस हिस्से से बाहर निकालना चाहती है। अगर तुम यहां से बाहर निकल गए तो वहां कैद हो जाओगे। जैसे वो यहां नहीं आ सकती, वैसे ही अगर तुम भी उस तरफ चले गए तो इस तरफ कभी नहीं आ पाओगे। ये जादू है, झूठ है, भ्रम है, कैद हो जाओगे। सच और झूठ में अंतर करना भूल जाओगे, हमेशा के लिए वहीं रह जाओगे। मैं अपनी मां की तरफ देखे जा रहा और मिस्टर हेनरी ने मेरी कलाई पकड़ी हुई। मैं मिस्टर हेनरी को कह रहा था, मैं भ्रम में नहीं फंसूंगा, बस कुछ पलों के लिए। मिस्टर हेनरी मुझे खींचकर वहां से दूर ले गए। अपनी मां की आंखों की तरफ आखिरी बार मैं देखता रहा और सेबेस्टियन और मिस्टर हेनरी के साथ वहीं गुफा के काफी आगे निकल आया था। जैसे गुरुत्वाकर्षण आगे भी नहीं, गुफा का अंत मुझे नजर आ रहा। और तब मुझे मिस्टर हेनरी और सेबेस्टियन ने कहा था, आ गया वो हिस्सा, ध्यान रखना, यहां से आगे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। अगर हम तीनों एक दूसरे से दूर चले गए तो हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे और बाहर निकलना असंभव है, असंभव। वो छोटे छोटे क्रिस्टल से बनी हुई वो गुफा से बाहर निकलते ही मेरी आंखों के सामने जो दृश्य था, ऐसा तो असंभव लगता है। मैं अंतरिक्ष में था, वहां कई ग्रह नजर आ रहे थे, कई तारे नजर आ रहे थे और हम बिल्कुल अंधेरी जैसे दुनिया में तैरते हुए आगे जा रहे, हवा में, अंतरिक्ष में थे। यहां ऑक्सीजन है, मैं तो आसानी से सांस ले पा रहा था।
अंतरिक्ष में तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते ना। तभी मेरे मन में वो ख्याल आया, ये दुनिया जादुई दुनिया है, हम जादू में हैं, जादू में, एक ऐसी जगह जो जादू से बनी है और जादू का स्रोत भी है। यहाँ तो वो चीज़ें भी नजर आ सकती हैं जो हमने कभी सोची भी ना हो। हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, लहराते हुए वो ग्रहों के काफ़ी करीब से जा रहे, और करीब से निकलते वक्त उन ग्रहों पर जैसे मुझे लगा सब कुछ छोटा छोटा सा है। वो ग्रह काफ़ी छोटे छोटे थे, हम अगर उस पर पैर रखते तो बिल्कुल छोटे नहीं लगते, बल्कि आसानी से पूरे ग्रह को घूमकर पार कर सकते थे। छोटे छोटे हिस्से से बनाए गए, या हम बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हों। अंतरिक्ष में तैरने का आभास था, कई ग्रहों के पास से गुजरने का आभास था। तभी जैसे वो ग्रह थोड़े थोड़े हिलने लगे थे। मिस्टर हेनरी ने सेबेस्टियन को कहा, अपनी भावनाओं पर सब काबू रखना। अंतरिक्ष में हम कभी नहीं आए, इसलिए हमें यहाँ कुछ सोचना भी नहीं है कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। हम आराम से यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन वो ग्रह जब हिलने लगे, किसी के पास जवाब नहीं था, आखिर क्या हो रहा है। तभी मिस्टर हेनरी और सेबेस्टियन कहने लगे, चाहे यहाँ हमें कोई भी अपना नजर आए, हमें उस पर भरोसा नहीं करना है। कोई भी हो, हमें उस पर यकीन नहीं करना है। यहाँ हमें भ्रम दिखाए जाएंगे, सच्चाई से उसका दूर दूर तक कोई नाता हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अलग दुनिया में हैं, हम धरती पर नहीं हैं, ध्यान रखना। उसके बाद वहाँ थोड़ा थोड़ा ग्रह हिलने लगे थे, जो बिल्कुल अलग सा लग रहा, जैसे वो ग्रह एक तरफ थोड़े थोड़े खींचने लगे थे। सामने नजर आया था कोई ऐसा जिसकी पहचान सेबेस्टियन कर सकता था। सेबेस्टियन को एक लड़का नजर आया, काफी बड़ा लड़का। सेबेस्टियन उसे देखकर कहने लगे, ये कौन है? पहचाना पहचाना सा लगता है, इससे दूर हो जाओ। कौन है ये? कोई जानता है इसे? सामने से उसने आवाज लगाई थी, पापा, ये मैं हूं। आपने मुझे ढूंढ लिया, आपने आखिरकार मुझे ढूंढ लिया। इतने समय से मैं आपका इंतजार कर रहा था। सेबेस्टियन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। मेरा बेटा मर गया। इतने लंबे समय कोई जादुई दुनिया में नहीं रह सकता, दूर हो जाओ मुझसे। वो लड़का भी कह रहा, मैं नहीं मरा पापा, मैं नहीं मरा, क्योंकि मेरी मदद किसी ने की थी। जादुई दुनिया में सिर्फ जादू ही नहीं होता, सच भी होता है। उस दुनिया को ऐसा बनाया गया कि वहाँ ऐसे मौत नहीं होती किसी की। पता है ना आपको, मैं बच गया था, मैं बच गया था। तब सेबेस्टियन कहने लगे थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कोई कारण बताओ मुझे, कारण बताओ। मिस्टर हेनरी कह रहे, चलो चलो यहाँ से चलो, एक तरफ धक्का दो, हम हवा में लहराते हुए दूसरी तरफ चले जाएंगे। सेबेस्टियन, कोई फायदा नहीं है रुकने का, तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं हो सकता। सामने से वो लड़का कहने लगा, मैं जिंदा हूं। आपको पता है, वो महान जादूगर, वो मरा नहीं था, उसने खुद को समर्पित कर दिया था उस दुनिया के लिए। लेकिन वो दुनिया बनाने के चक्कर में और जादूगरों की बलि चढ़ गया, इसीलिए उसके हिस्से को उसकी दुनिया में छोड़ा गया। वो ना तो जिंदा था ना मुर्दा, उसे शरीर चाहिए था, और मैंने खुद जादू सीखकर अपने शरीर में उसे आने दिया। आप जिसका मुकाबला करना चाहते हैं वही वो महान जादूगर है, आप जीत नहीं सकते। उसके शरीर पर काले रंग का चोला आ गया था, और वो काले चूल्हे के ऊपर चढ़ा वो मांस उतारते हुए वो लड़का कहने लगा, पापा, ये मैं हूँ, आप मेरा मुकाबला मत कीजिए। मैं नई दुनिया का निर्माण कर रहा हूँ, जैसे मुझे वो जादूगर कह रहा है। मैं नई दुनिया का निर्माण कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ बुरा थोड़े ना कर रहा हूँ। वहाँ जो जो चाहिए मैं सब कुछ बना रहा हूँ, उसके कंट्रोल में है। आप मेरे साथ आ जाइए, छोड़िए इन सबको। हम महान जादूगर हैं, महान जादूगर। आप भी उस शक्ति को स्रोत से खुद के अंदर बसा लीजिए, आप मेरा हिस्सा बनिए। आइए पापा, आइए। सेबेस्टियन उस तरफ खींचा जा रहा और कह रहा, बेटे छोड़ दो उसे, मेरे पास आ जाओ, छोड़ दो उसे। हमारी दुनिया में तुम मेरे साथ रह सकते हो, हमें जरूरत नहीं इस जादू की। आ जाओ, यहां से मैं बाहर निकालूंगा।
लेकिन वो लड़का कह रहा, मैं बाहर नहीं निकलना चाहता। याद है पिताजी, हम माँ से मिलने के लिए यहाँ आया करते थे और मैंने माँ के प्रतिरूप को भी बना लिया है, बिल्कुल सच की तरह। हम अपनी दुनिया में भी ले जा सकते हैं। पिताजी आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ, हमारी अपनी एक दुनिया बनेगी, वहाँ हमें भी एक हिस्सा मिलेगा, जी पाएंगे, जितना जीना चाहते हैं उतना जी पाएंगे। आ जाइए मेरे साथ, आ जाइए। सेबेस्टियन जैसे अपने मन को रोक नहीं पा रहा था और मिस्टर हेनरी कहने लगे, सेबेस्टियन तुम्हें पता है क्या करना है। सेबेस्टियन अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। देखो चारों तरफ जितने ग्रह हैं वो कणों की तरह बिखरने लगे हैं, क्योंकि ये असली दुनिया नहीं है, ये जादुई दुनिया है। भावनाएं उन्हें बांधे हुए नहीं रख पा रही। तुम टूट रहे हो, इसीलिए ग्रह टूट रहे हैं। तुम्हें खुद को संभालना होगा। वो दुश्मन है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। तुम्हारा बेटा जा चुका है, तुम्हारा बेटा जा चुका है। जादुई दुनिया में इतने लंबे समय तक रहने के बाद कोई भी साधारण नहीं रह सकता। शायद वो जादूगर, वो महान जादूगर जिसने अपने हिस्से को ही इस विद्या के साथ जोड़ा, इस दुनिया के साथ जोड़ा, वो कब्जा कर चुका है तुम्हारे बेटे के ऊपर। सेबेस्टियन चलो, सेबेस्टियन, यहाँ से निकलना होगा। हम बहुत करीब हैं, वो चीज़ों के हम बहुत करीब हैं। वो देखो सामने वो नज़र आ रहा है, वो ग्रह, बिल्कुल धरती जैसा दिखने वाला वो ग्रह। सेबेस्टियन ने तब हेनरी की बात सुनी और जैसे खुद को संभालते हुए अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहा था, तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैं अपने बेटे को खो चुका हूँ। अब मैं जानता हूँ मेरा बेटा वापस नहीं आ सकता। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। मेरा बेटा मर गया होगा, वो उसी दुनिया में रह गया, वो उसी दुनिया में रह गया। ये दुनिया अब तुम्हारी है, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। सामने से वो लड़का जो काले चोले में था, वो जादूगर जो हमारी दुनिया में वो सब कर रहा है, उसने कहा था, पापा अगर आप मेरे साथ नहीं आएंगे आपको भी मरना होगा। जब हमारी दुनिया बनेगी मैं आपको भी मारूंगा, फिर आपको मैं जिंदा कर लूँगा, आपके दिमाग को बिल्कुल साफ करके भुला दूंगा सब कुछ जो 30 सालों में हुआ है। आप मेरे साथ आ जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे तो वैसे आएंगे। मैं अपनी दुनिया ज़रूर बनाऊंगा और जब मेरी दुनिया बनेगी फिर वो महान जादूगर अपने आगे के काम करेगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या करे, अच्छा या बुरा, लेकिन मैं जो करना चाहूँगा वो तो करूँगा। पापा आपको मेरे साथ तो आना होगा। ये कहकर वो जैसे उड़ता हुआ पीछे की तरफ चला गया था, जैसे उसके भी कण बिखर गए थे। वो महान जादूगर के हिस्से बन चुका था, लेकिन वो ग्रह जो टूट रहे अपने आप जैसे एक तरफ खींचना शुरू हो गए और वो चीज़ जो पहले कभी उन्होंने भी नहीं देखी, सेबेस्टियन और मिस्टर हेनरी ने, एक ब्लैक होल, ग्रहों को खींचने वाला एक बड़ा ब्लैक होल जो एक तरफ हर ग्रह को खींच रहा और हमें भी उस तरफ खींचे जा रहा। सेबेस्टियन और मिस्टर हेनरी ने कहा था, जल्दी जल्दी हमें इन ग्रहों को धक्का देते हुए आगे बढ़ते रहना है। हम इस समय गुरुत्वाकर्षण से बाहर हैं, हल्का हल्का ब्लैक होल की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन हमें धरती के ऊपर जाना होगा। उस पर पांव रखते ही हम अपनी दुनिया में होंगे और वो गुफा के अंदर के वो हिस्से को हम पा सकते हैं। जल्दी चलो। अगर हम ब्लैक होल में गए, अनंत के लिए खींचते रहेंगे, अनंत के लिए, न बाहर आने का रास्ता न अंदर जाने का रास्ता, और वहाँ हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, कोई नहीं जानता। हम जल्दी जल्दी से छलांगे लगाते हुए, जैसे वो अंतरिक्ष में जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है, धक्के देते हुए हवा में उड़ते उड़ते धरती की तरफ जा रहे। और वो जो ब्लैक होल था बड़ा होता जा रहा, खींचता जा रहा था हर ग्रह को, और बड़ी तेजी से उसकी रफ्तार तेज थी और हम भी बड़ी तेजी से, जैसे हम धक्का देते देते धरती के ऊपर जैसे ही हमारा पैर पड़ा, वो ब्लैक होल, वो ग्रह एक झटके से गायब हो चुके थे और हम उस पर्वत के ऊपर उसी गुफा में थे। उसके बीच जैसे ज्यादा अंदर गए ही ना हो। अब वहां रोशनी थी, छोटी सी गुफा, बहुत सारा सामान, बहुत सारी किताबें। आखिरकार हमने पा ही लिया वो रहस्यमय जादूगरी की चीजों को।
जादू की दुनिया में भी हम जाकर वापस आ गए जिंदा। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल हम उसके खिलाफ करेंगे। हमें नहीं पता था हमारा मुकाबला वो महान जादूगर से ही होने वाला है, और वो शरीर में है सेबेस्टियन के बेटे के। क्या सच में बाप बेटे का युद्ध जीत पाएंगे हम? क्या सच में सच्चाई की विजय होगी या हार जाएंगे एक महान जादूगर के हाथों? फिर वो क्या करेगा? अब तक जो कर रहा था वो तो सेबेस्टियन का बेटा कर रहा था। महान जादूगर कितना क्रूर हो सकता है उसकी तो झलक तक हमें नहीं मिली। तो दोस्तों, आगे आने वाला एपिसोड बड़ा ही रोमांचक, बड़ा ही खौफनाक होने वाला है। जुड़े रहें हमारी इस सीरीज के साथ और कमेंट्स में इस सीरीज को रेटिंग ज़रूर दें। 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? आपको ये पसंद आ रही है या नहीं? आगे आने वाले एपिसोड को तो आप यकीनन पसंद करेंगे, क्योंकि YouTube पर आग लगने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।